Today we are going to talk about the electric field to find the electric field by the help of Gauss law. तो कल हमने देखा था कि अगर हमें कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिया जाए जो कि इक्वली लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जिस पे चार्ज और उससे x डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो, x ले लीजिए या r ले लीजिए, r डिस्टेंस ले लीजिए, पे अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो कैसे करेंगे? So the topic is find electric field intensity at point P which is r distance from the infinitely long wire, infinitely long, linearly distributed wire by the help of Gauss law. तो देखिए हमें क्या करना है, गॉस लॉ की हेल्प से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दे रखा है जिसपे क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस वायर से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे? कोई आइडिया? कोई स्ट्रेटेजी बताइए, सोचिए, ट्राई कीजिए. चलिए देखिए, शुरू करते हैं. मान लीजिए हमने इस वायर पे कोई दो पॉइंट मार्क करें, ये भी x डिस्टेंस पे, ये भी x डिस्टेंस पे, ठीक है. इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा डेल क्यू, उस चार्ज के कारण अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी? पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड होगी. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ पार्ट जो है वो कहां से पास होगा? आपका इस पॉइंट से होगा. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, लेकिन हमें तो किस पॉइंट पे निकालना है? इस पी पॉइंट पे निकालना है. तो हमें किससे मतलब है? हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्ट से मतलब है जो इस पॉइंट से पास होगी. होगी कि नहीं होगी? मान लिया इसे हमने नाम दे दिया E1. सेम उसी के नीचे की तरफ जो हमारा प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पे प्रेजेंट है डेल क्यू, उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां से पास होगी, जिसे हमने नाम दे दिया E2. क्लियर है यहां तक? अब यहां पे हमने कहा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब क्या हुआ कि वायर की जो लेंथ है वो लेंथ इस आर डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ज्यादा है. इस आर डिस्टेंस के कंपेयर में वायर की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने इसे कह दिया इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ? लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हुआ कि पूरा जो टोटल क्यू चार्ज है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वायर पे कि इस वायर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप चार्ज को कैलकुलेट करोगे तो वो इक्वल आएगा. इस वायर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप चार्ज की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो इक्वल होगी, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब यहां पे मुझे एक बात बताइए, यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो तीनों में से कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है? तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे हमने, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम. तो यहां पे हमारा एक सिंगल वायर है, 1 डायमेंशनल वायर है, तो वायर के ऊपर जब कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन. यहीं पे अगर हमें एक वायर की जगह कोई शीट दे रखी होती, कोई मेटालिक या फिर कोई भी शीट दे रखी होती, अगर उसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी 2 डायमेंशनल सरफेस पे? बताइए. अगर कोई 1 डायमेंशनल
ऑब्जेक्ट है लाइक वायर, तो उस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा चार्ज का, वो होगा हमारा लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वायर की जगह हमें कोई 2 डायमेंशनल सरफेस दी होती तो उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या नाम देंगे? कम ऑन, रिवीजन रिवीजन, बस पढ़ा दिया, आगे बढ़ो, नया नया पढ़ते जाओ, पुराना भूलते जाओ। कैसे चलेगा ऐसे? बताइए 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? कम ऑन, कैसे चलेगा ऐसे? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आया याद? बताइए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा था हमारा? 11th के बच्चे तो नहीं आ गए आज क्लास में गलती से? आप सब 12th के ही हो ना? वेरी गुड, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इतना टाइम क्यों लग रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी क्लियरली? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो एक वायर है। तो वायर होता है जो वो बहुत ही थीन रेडियस का है। तो अगर कोई थीन रेडियस का पतला वायर है तो उसे हम किस में कंसीडर करेंगे? 1 डायमेंशन में कंसीडर करेंगे। और 1 डायमेंशन में अगर इसे कंसीडर करेंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 है वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में है। वो दोनों क्या है हमारी? बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में। तो जब दो वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? जब दो वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन में हो लेकिन हमें उन दोनों की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन निकालनी हो, ओवरऑल डायरेक्शन निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं? कैसे चलेगा ऐसे? उसको हम अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं ना। दोनों वेक्टर्स को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा के कंपोनेंट में। तो मान लीजिए ये अगर हमारा E1 जा रहा है जो कि डाउनवर्ड है, तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा E1 cos थीटा और नीचे की तरफ वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा E1 sin थीटा। सेम E2 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा हमारा E2 sin थीटा। क्लियर है यहां तक सबको? समझ में आ रहा है? अब देखिए हमने क्या कहा है कि इस पूरे वायर के किसी भी पॉइंट पे जब हम चार्ज की बात करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो मतलब इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे जिस चार्ज के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और जिस चार्ज के कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। सेकेंड थिंग कि जितनी डिस्टेंस
इस लाइन की है उतनी ही डिस्टेंस इस लाइन की होगी। कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा तभी हो सकता है जब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो। तो ये वाली साइड तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, मतलब कि ये तो दोनों में इक्वल होगी। क्या ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है? जी हाँ इक्वल है, क्योंकि ये भी एक्स डिस्टेंस पे है, ये भी एक्स डिस्टेंस पे है। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स का इक्वल हो डायमेंशन, तो तीसरी साइड भी क्या होती है? इक्वल होती है। होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम यहाँ पे नेम मेंशन करें ओ पी ए बी, तो क्या एपी बीपी के इक्वल होगा? इस एपी इज इक्वल टू बीपी होगा कि नहीं होगा? ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी कि नहीं होगी? ए पी बी पी इक्वल होंगे। अब हमारी जो डिस्टेंस है वो भी दोनों की इक्वल है, जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो भी इक्वल है। तो क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा? क्या E1 E2 के इक्वल होगा? बताइए। जब चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, तो इन दोनों का E1 और E2 का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो E2 sin थीटा है वो परपेंडिकुलर अपवर्ड है, और E1 sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, क्या E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा? कर देगा। चलिए ठीक है, यहां तक तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इस क्वेश्चन को हम 3 फेजेस में करेंगे। फेज नंबर 1 क्या था कि किसी दो पॉइंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसे उसके कंपोनेंट में डिवाइड करो और देखो कि क्या एक दूसरे को कोई कैंसिल आउट कर रहा है। तो हमने जो क्वेश्चन में दे रखा था इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लिया, उससे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट मार्क कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने दो पॉइंट्स को लिया, कंसीडर करा इक्वल डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर। उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 को कंसीडर करा। अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग थी, तो हमने उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करा और देखा कि दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो हमने उन्हें कैंसिल आउट कर दिया। अब बचे कौन कौन से कंपोनेंट है? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो ये फेज नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। क्लियर है? बढ़े आगे? चलिए सेकेंड फेज देखिए, यहां पे हम बात कर रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेंसिटी का फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी कोफिशिएंट या कांस्टेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमड़ा, सिग्मा या रो? लेमड़ा, सिग्मा और रो तीन डिस्ट्रीब्यूशन थे हमारे, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। तो लीनियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोफिशिएंट को लेमड़ा से। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला कम ऑन यार, कैसे चलेगा ऐसे? What is the formula for the linear charge distribution? Is it will be total charge divided by total length? Come on. Q/L. कितना होगा? सिग्मा Q डिवाइडेड बाय L, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ होता है। टोटल चार्ज कितना है? Q है। टोटल लेंथ कितनी है? L है। तो L लेंथ पे पूरा चार्ज सिग्मा Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, या डेंसिटी कितनी हो जाएगी? लेमड़ा इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन L। तो यहां से हम क्या सिग्मा Q इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू L ले सकते हैं? काम आएगी इक्वेशन आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस। अब देखिए यहां पे हमें गॉस लॉ को अप्लाई करना है। तो गॉस लॉ कब अप्लाई होगा? जब हमारे पास गॉसियन सरफेस होगी। गॉसियन सरफेस का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं
तो ऐसी सरफेस को कंसीडर करना है जो कि उस पूरे की पूरे ऑब्जेक्ट को एनक्लोज्ड कर दे, वो भी लीनियरली। तो अगर हम बात करें एक पॉइंट चार्ज की, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस होती है हमारी एक स्फेयर। कैसे बताते हैं? इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे इन ऑल डायरेक्शन अगर हम कंटिन्यूअसली लाइंस को ड्रॉ करें तो जो सरफेस हमारे पास बनेगी वो सरफेस होगी एक स्फेयर। होगी कि नहीं होगी? एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हमने एक धागा बांधा, धागे को हमने सारी डायरेक्शन में मूव करा इक्वल डिस्टेंस पे, तो जो सरफेस क्रिएट होगी वो सरफेस कौन सी होगी? आपकी स्फेरिकल सरफेस होगी। होगी कि नहीं होगी? स्फेरिकल सरफेस। कलर चेंज करना है, विजिबल नहीं है, अभी कर देते हैं चेंज। ये लीजिए, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस जब भी हम लेंगे तो कौन सी लेंगे? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। क्लियर है? लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक वायर गिवन है। तो इस वायर के रेस्पेक्ट में अगर हमें कोई सरफेस लेनी हो जो कि इसे इनक्लोज भी करे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे भी प्रेजेंट हो, तो वो सरफेस कौन सी होगी? सोचिए, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, कोन होगा, स्फेयर होगा या सिलेंडर होगा? सोचिए, डिफरेंट सरफेस को रख के देखिए और देखिए कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, अगर मैं स्फेयर लेता हूं तो यहां पे ये वाला चार्ज तो स्फेयर के बिल्कुल पास में आ गया, ये वाला चार्ज दूर हो गया, तो ये इक्वली डिस्टेंस पे तो प्रेजेंट नहीं है, तो स्फेयर को तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। फिर अगर हम लेते हैं, मान लीजिए स्फेयर की जगह अगर हम लेते हैं कॉन को, तो कॉन के केस में भी क्या हो रहा है? ये वाला चार्ज तो सरफेस के बिल्कुल पास है, ये वाला डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये वाली डिस्टेंस और अलग है, ये वाली डिस्टेंस और अलग है, ये वाली डिस्टेंस कम होती जा रही है, तो कॉन भी नहीं ले सकते। सिलेंडर, लेट्स सी अबाउट सिलेंडर। क्या सिलेंडर को ले सकते हैं? देखते हैं सिलेंडर को ले सकते हैं नहीं ले सकते। अब हम बनाते हैं सिलेंडर। अब बताइए, क्या इस गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट, ये गॉसियन सरफेस है ना, सिलेंड्रिकल जो पार्ट है वो गॉसियन सरफेस है, क्या इस गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है? यस सर। क्या इस गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे? जी हाँ। इसीलिए जब भी हमें कोई लॉन्ग वायर दे रखा हो तो उससे रिलेटेड गॉसियन सरफेस कौन सी होगी? हमारी सिलेंड्रिकल होगी। अगर पॉइंट चार्ज दे रखा हो तो उससे रिलेटेड गॉसियन सरफेस होगी स्फेयर। अगर हमें कोई शीट दे रखी है तो शीट से रिलेटेड गॉसियन सरफेस होगी हमारी क्यूब या फिर क्यूबॉइड। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, तो गॉसियन सरफेस हमारी आ चुकी है। और जो गॉसियन सरफेस होगी सिलेंड्रिकल, उस सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो उतनी ही लेनी है जितनी डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट P प्रेजेंट है, तभी तो वो ऑन द सरफेस प्रेजेंट होगा। तो सेंटर से हमारी x डिस्टेंस पे या r डिस्टेंस ली थी, r डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट P प्रेजेंट था, तो ये जो पॉइंट P है ये कहां पे आ चुका है? हमारा गॉसियन सरफेस पे आ चुका है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें इंडिविजुअल पॉइंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है phi E is equal to इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। पढ़ा था कि अगर किसी सरफेस पे स्मॉल पार्ट्स पे
इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 φ2 φ3 φ4 हो तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं और इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका शो होता है E डॉट ds। ds क्या है यहाँ पे? एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फाई E इज इक्वल टू E डॉट A। यही होता है E डॉट A। E आ चुका है, E आ चुका है। A यहाँ पे एरिया जो है वो क्या है? वेरिएबल है। हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे पार्ट्स पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उन सबको सम करेंगे। तो यहाँ पे ds क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? छोटे छोटे पार्ट्स के कारण, छोटे छोटे पार्ट्स के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उन सबका इंटीग्रेशन होगा, उन सबका इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अगर होता है कि सर हमें तो पॉइंट P पे निकालना है, हमें तो पॉइंट P पे निकालना है, तो हम बाकी सारे पॉइंट्स का एरिया क्यों कंसीडर करें? तो देखिए समझिएगा, चीज समझिएगा, हम बाकी सारे पॉइंट्स का एरिया कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या कंसीडर करेंगे कि इस पॉइंट के कारण इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट के कारण इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट के कारण कितनी है, इस पॉइंट के कारण कितनी है। हम डिफरेंट पॉइंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स कितनी होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, उन सब का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। उन सब का क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आज का टाइम हो चुका है ओवर। इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। यहां तक का डेरिवेशन लर्न करके आइएगा और कोशिश कीजिएगा आगे सोल्व करने का, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का, फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds को अप्लाई करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है? नोट्स भेज दो। हाँ, नोट्स आपको आज भेज देते हैं। आज आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है? ओके सर।